ये सब जानते हुए पहले कहां चले गए थे लोग जो सनातन का नाश करने आए हैं। सनातन मुद्दा लेके नहीं आए हैं अभी, ये सनातन का नाश करने के लिए आए हैं। तो ये जो सनातन का नाश करने आए हैं उससे हमें तकलीफ है। अभी तक कहां चले गए थे? आज से 5 साल पहले अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान लीजिए एक मुद्दा कह दिया कि सनातन के खिलाफ बात नहीं होगी। उन्होंने एक बात बोली कि इंडिया को खत्म करो, भारत लाओ। भारत या इंडिया में आप भी जानते हैं इंग्लिश शब्द इंडिया है जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, और दुनिया की सभी भाषाओं को पैदा करने वाली भाषा का नाम संस्कृत है। और संस्कृत में नमस्कारम करते हैं, प्रणाम तक नहीं बोला जाता। लेकिन आप मुझे बता दें कितने पार्टी के लोग संस्कृत में बात करते हैं। लेकिन बात यहां है कि अगर सनातन हमारा आएगा तो सनातन संस्कार और संस्कृति के साथ आएगा। ये उदयनिधि या मौर्य जी या पार्टी जी या ये जी कोई बोल देंगे, वो जी बोल देंगे कि सनातन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सनातन किसी का प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सनातन को किसी के मोहर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर कोई आजकल सनातन का राग अलाप रहा है, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्या 2024 में चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी के पास अपने किए हुए कार्यकाल में गिनवाने के लिए कुछ नहीं है? अपना रिपोर्ट कार्ड पार्टी ने तैयार नहीं किया, या उनको पता है चाहे उनका संकल्प पत्र हो या जिस तरीके से चुनाव के वक्त में चुनावी घोषणा पत्र आते हैं सामने, वो सब धरे के धरे रह गए, हवा हवाई बातें थी। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं आज ये नौबत आ गई कि प्रधानमंत्री को सनातन को लेकर के एक जनसभा को संबोधित करते हुए बातें सामने रखनी पड़ी, लोगों को ये बताने की जरूरत पड़ी कि आखिरकार इस देश में क्या चल रहा है, विपक्ष का एकमात्र हिडन एजेंडा क्या है, प्रधानमंत्री उस पर फोकस करते आज नजर आए? नहीं प्रिया जी, देखिए हमारे प्रधानमंत्री इस समय जो विद्वेषपूर्ण बातें देश में चल रही हैं उसके काउंटर में उन्होंने बोला, उनकी बातों को तो छोड़ दीजिए, वो तो बोलेंगे ही, प्रधानमंत्री हैं। असली मुद्दा क्या है कि यह एक राजनीतिक प्रयोग है जो कि 9 सालों से मोदी से पीड़ित राजनीतिक दल पिछले 9 सालों से अलग अलग हथकंडा लगाए और सारे हथकंडों में फेल हो गए। और सारे हथकंडों में फेल होने के बाद पहले यह बिहार उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ जी, और उसके बाद यह कांग्रेस का सबसे ट्रस्टेड जो एलाई रहा आज तक पूरे देश में, डीएमके। अब ये उसके मन से शुरू हुआ, जब इंडिया गठबंधन बना तो इसका जिम्मा इन्होंने डीएमके को दे दिया। अच्छा, दक्षिण भारत में निम्न जातीय आंदोलनों की पुरानी श्रृंखला रही, 1917 से रही है और आज तक चली आ रही है, तो इसको चलाने का जिम्मा कांग्रेस ने दे दिया डीएमके को। अब ये इसके सहारे पिछड़ी जातियों को, निम्न जातियों को एक मंच पर लाना चाहते हैं ताकि मोदी को हराया जा सके। लेकिन हिंदुस्तान 1917 का हिंदुस्तान नहीं रह गया है, 2023 का हिंदुस्तान है, और ये हिंदुस्तान इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं करता है। आज अगर हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति जो सनातन धर्म से शुरू हुई थी, अगर उसी का विरोध चालू हो जाएगा तो फिर हिंदुस्तान में क्या बचेगा? तो यह एक राजनीतिक प्रयोग है, कांग्रेस द्वारा इसको मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, डायरेक्शन कांग्रेस का है, और सारे उसकी समर्थक पार्टियां जो इंडिया में है उसको समय समय से बिल्कुल। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा? अगर इसको एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पे आईएनडीआई ये गठबंधन ले भी रहा है तो सक्सेसफुल होगा क्या? क्योंकि उसी चीज को देखिए, आप कह रहे हैं कि बीते 9 साल से मोदी सरकार जिस तरीके से है और जो देश में माहौल है उसको हथियार बना करके आगे बढ़ रही है और उसके नाम पर वोट भी बटोरा। पिछला चुनाव भी हमने देखा, राम मंदिर के नाम पे किस तरीके से यहाँ पर वोट बटोरने का काम किया गया, लोग भी साथ जुड़े थे। सर तुलसी महाराज जी, करूंगी मैं आपका, चूंकि एक ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं और एक बार फिर से सनातन को लेकर के तमाम पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करने में जुटी हुई हैं। आनंद दुबे, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि लगातार आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तमाम ये सवाल, सनातन मुद्दा किसे नफा किसे नुकसान, और हर कोई क्या सिर्फ इसे पॉलिटिकल एजेंडा बना रहा है और उसी दिशा में बीजेपी भी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन लोग हैं। रामचरितमानस पे बीजेपी ने तो कमेंट नहीं किया, हिंदू शब्द गंदा ये बीजेपी ने तो नहीं कहा, सनातन मलेरिया डेंगू जैसा ये बीजेपी ने तो नहीं कहा। भाई मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर आपके पास मुद्दे हैं तो मुद्दा उठाइए। आज 9.5 साल की हमारी सरकार है, आप उस पर कमी निकालिए, उस पर डिबेट करिए। लेकिन आपको पता है कि चूंकि आप भी सरकार चला चुके हैं, 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार, जब आपकी मतलब मैं जब कह रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए को छोड़ दिया, उसके पहले तक की 2 डिजिट में होता था ग्रोथ। जब भी इनकी सरकार रही, महंगाई ज्यादा होती थी, ग्रोथ रेट कम होता था।
भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, ग्रोथ रेट ज्यादा, महंगाई कम। इनके समय में 1991 में देश $5 बिलियन से नीचे चला गया, $100 बिलियन क्रॉस किया विदेशी मुद्रा भंडार, वो अटल जी की सरकार में, और $500 बिलियन क्रॉस किया वो मोदी जी की सरकार में। 40 करोड़ लोगों को घर मिला, शौचालय मिला, जनधन खाता मिला, किसकी सरकार में? और ये वो लोग हैं जी, हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये मंच पे खड़ा होकर कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये इस तरह की सरकार चलाते थे। इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, वो हमने दिया। SC/ST कमीशन एक होता था, हमने आके अलग किया। तो इन्होंने समाज में न किसी को अधिकार दिया, न इनकी विदेश नीति ठीक रही, न इनकी आर्थिक नीति ठीक रही, सोना तक गिरवी रख दिया देश का। ये ऐसी सरकार चला रहे थे। ये देखिए, विरोध सनातन का ही नहीं है सिर्फ, देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आपको याद होगा कि IMF के पीछे लोन लेने के लिए ये लोग गिड़गिड़ाते थे। आज IMF की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जियोवा क्या कहते हैं कि भारत जो है उभरता हुआ सितारा है। आज 7.8 की ग्रोथ रेट से भारत आगे बढ़ रहा है। विदेश की, दुनिया की जितनी भी बड़ी आर्थिक ताकतें, भारत का ग्रोथ रेट उसमें सबसे बेहतर। ये सारी चीजें इनकी आंखों में चुभ रही है। ठीक है, और रत्नेश मिश्रा, कि हम मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी 3 मिनट 22 सेकंड बोले हैं और आपने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज मुझे भी मत करिएगा, मुझे आप 1.5 मिनट ही अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। प्रिया जी, अगर आपको स्मार्ट सिटी में घर मिल गया हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी खरीद लूंगा। बुलेट ट्रेन जो 360 की स्पीड से चलती है, जिसकी न्यूनतम गति हो, तो अगर उसमें आप सफर कर चुकी हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी कर लूंगा। 2 करोड़ रोजगार अगर सरकारी मिल चुके होंगे तो मुझे भी बताइएगा, और सस्ते पेट्रोलियम पदार्थ अगर मिल गए होंगे तो मुझे भी बता दीजिएगा। दूसरी बात, हमारे साथी ने इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई की, 2014 में भारत पे जो विदेशी कर्ज था वो था 50 लाख करोड़। 2023 में जो भारत पर विदेशी कर्ज है वो है 185 लाख करोड़। 135 लाख करोड़ जो विदेशी कर्ज बढ़ाया वो किसकी सरकार ने बढ़ाया? दूसरी बात, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री महोदय, वो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दावा किया जाता है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं प्रिया जी, और वहां से चुनकर आते हैं ग्राम प्रधान। मेरे गोंडा जनपद का जो ग्राम प्रधान का संघ है, मेरे गोंडा जनपद के कई ब्लॉकों के लगभग 100 से अधिक प्रधान मेरे पास आए थे। मैं जब गांव गया था और उन्होंने अपना दर्द हमें बयां किया, और तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो दर्द देश की सरकार को और योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहता हूं। ग्राम प्रधान जो गांव के विकास करने के लिए चुना जाता है, जिसकी जो निधि आती है वो गांव के विकास के लिए खर्च की जाती है, क्योंकि प्रधान खड़ंजा बनवाएगा, सड़क बनवाएगा, नाली बनवाएगा, पेयजल की सुविधा देगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्या कर रही है? प्राथमिक विद्यालयों को अच्छा बनाने के लिए सरकार की तरफ से फंड जाना चाहिए। प्रधानों को डीएम आदेश करते हैं कि आप अपने फंड से सरकारी विद्यालय बनवाइए, वहां पर टाइल्स लगवाइए। ग्राम प्रधानों ने मनरेगा के अधीन जो काम करवा दिया, उसमें 2-2 साल से पेमेंट नहीं हुआ ग्राम प्रधानों को, और वो कहते हैं बेचारे कि अगले चुनाव में हम जाएंगे रत्नेश जी, तो किस मुद्दे के साथ जाएंगे, जरा इस पर भी योगी आदित्यनाथ जी बोले। तीसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे थे, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपकी सरकार काम कर रही है। मैं पूछता हूं कि इनका 2014 का मैनिफेस्टो है, आपने रोजगार की बात की, प्रधानमंत्री जी में दम है तो बताएं राजनीतिक मंच से भाषण देते हुए कि हमने इतने विभागों में सरकारी रोजगार दिए। प्रधानमंत्री जी में अगर दम है तो बताएं कि हमने 500 रुपए में सिलेंडर लोगों को दिया। प्रधानमंत्री जी में अगर दम है तो बताएं कि किस टेक्नोलॉजी के तहत उन्होंने बुलेट ट्रेन चला दी, सेमी हाई स्पीड के तहत या फुल हाई स्पीड के तहत, या क्या कहते हैं चुंबकत्व वाली ट्रेन चला दी, कौन सी हाई स्पीड ट्रेन उन्होंने चला दी। चौथी बात, प्रधानमंत्री जी बताएं कि कितने स्मार्ट सिटी बना दिए गए जहां पर दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हो, जहां के लोगों को सारी चीजें मुहैया हो, जहां के लोगों के एक क्लिक पर सारी चीजें चली जाती हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा मनरेगा के तहत काम का अधिकार हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया, लोगों को शिक्षा का अधिकार हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया, लोगों को सूचना का अधिकार हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश में IIT और IIM और एम्स और SGPGI और KGMU और JNU जैसे महाविद्यालय दिए और विश्वविद्यालय दिए, ताकि इस देश का युवा पढ़े और आगे बढ़े।